एक उम्र के बाद इंसान में कई तरीके के बदलाव आने लगते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या हार्मोनल हो। और अगर हम महिलाओं की बात करें खास तौर पे, तो वो सबकी सेहत का ख्याल रखने में इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि कभी कभी वो अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं। जागरण डायलॉग्स के आज के इस सेशन में हम बात करेंगे फीमेल्स की हेल्थ पर, कि कैसे कोई महिला है, कैसे फीमेल्स अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकती हैं। अगर उनको कोई भी गायनोकोलॉजिकल इशू है तो उसका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद है। नमस्कार, मेरा नाम है उर्वशी कपूर और जागरण डायलॉग्स के आज के इस सेशन में हम बात करेंगे गायनोकोलॉजिकल इश्यूज पर। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं आज, जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। So we have with us Dr. Anita Gupta, and she is the Associate Director Obstetrics and Gynecology at Fortis La Femme. मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हमारी को होस्ट है रूही परवेज, और सवालों का सिलसिला हम करते हैं। जी रूही। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अनीता आपसे ये है कि इरेगुलर पीरियड्स की समस्या बहुत ही आम है, काफी लोग इस समस्या से जूझते हैं। तो ऐसे में इसका इलाज क्या है और इसकी वजह क्या होती है? इरेगुलर पीरियड्स का मतलब ये हुआ कि एक नॉर्मल साइकिल होती है 28 to 30 डेज की, विच इज कॉल्ड रेगुलर। अब इससे जल्दी जल्दी होने लग जाए या इससे लेट लेट होने लग जाए तो उसको हम इरेगुलर कहते हैं। उसमें कई लोगों को बहुत जल्दी कभी हो जाता है, कभी कई महीने की भी डिले हो सकती है। तो इरेगुलर साइकिल्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कॉमन कारण सबसे ज्यादा है हार्मोनल इम्बैलेंस होना, जिसमें कि पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरीज आप जिसको समझते हैं वो सबसे कॉमन है। इसके अलावा हो सकता है किसी को फाइब्रॉइड यूट्रस हो, उसमें भी इरेगुलरिटी आ सकती है। जो थोड़े अनकॉमन रीजंस हैं उसमें यूट्रस का जो माउथ होता है उसको हम सर्विक्स कहते हैं, उस पे इरोजन यानी घाव होना, या यूट्रस के अंदर छोटा सा पॉलिप, एक छोटा सा जिसको आप ट्यूमर कह सकते हैं, वो होना। ये दो कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल कॉजेज हो सकते हैं जिसमें डायरेक्ट यूट्रस नहीं इन्वॉल्व है पर बॉडी इन्वॉल्व होने की वजह से इरेगुलरिटी आ सकती है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम होना या डायबिटीज होना, इसमें भी आपको इरेगुलर साइकिल्स हो सकते हैं। इसके अलावा कैंसर भी एक रीजन हो सकता है जिसमें इरेगुलर साइकिल्स हो। जी, मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि कई लोग ओवेरियन सिस्ट की समस्या से जूझते हैं, उनकी ओवरी में सिस्ट होती है। तो ऐसे केसेस में अगर सिस्ट बड़ी हो जाए तो क्या सर्जरी ही उसका एकमात्र इलाज है, कि हम किसी और तरीकों से या कन्वेंशनल तरीकों से भी उसको क्योर कर सकते हैं? ओवरी सिस्ट पहले समझ लीजिए, हमारी फीमेल की बॉडी में दो ओवरीज होती हैं। कोई भी सिस्ट का मतलब होता है पानी से भरी हुई थैली, ठीक है। उस ओवरी का एक पार्ट में पानी भर जाए या उस तरह का लिक्विड टाइप का कोई सोल्यूशन भर जाए तो वो ओवेरियन सिस्ट बन जाती है। सॉलिड वाले कंपोनेंट के साथ भी हम उसको ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। अगर वो साइज में बहुत बड़ी हो जाए तो वो अपने साइज के कारण पूरा ट्विस्ट हो सकती है, अंदर रप्चर हो सकती है। इस कारण से यूजुअली हम लोग कट ऑफ 5 सेंटीमीटर का रखते हैं कि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ी है तो उसको रिमूव कर देना बेटर है, अदरवाइज आप किसी इमरजेंसी में एंड अप कर सकते हैं। टॉर्जन कहते हैं हम, पूरी ओवरी को लेके वो ट्विस्ट हो जाए या अंदर रप्चर हो जाए तो फिर वो बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाती है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है कभी कभी। इस कारण से बड़े साइज को रिमूव करना बेटर है। और आजकल बहुत आराम से लेप्रोस्कोपिकली इसको कर सकते हैं, जिसमें आपके बॉडी में कट नहीं आता, बहुत छोटे छोटे आधा आधा सेंटीमीटर के आप छेद करके पेट में उसके थ्रू ये सर्जरी करी जा सकती है। जी, मिलता जुलता सवाल है कि सिस्ट की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो हेमोरेजिक सिस्ट क्या होता है और क्या वो एज इन क्या इज इट नॉट वरीसम लाइक एनी अदर सिस्ट? हमारी जो साइकिल्स होती हैं उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कभी कभी रिटेंशन सिस्ट या फॉलिकुलर सिस्ट हम कहते हैं वो बन जाती हैं, जो कि नॉर्मल होती हैं, अगली एक दो साइकिल में अपने आप खत्म हो जाती हैं। इसी टाइप की सिस्ट में अगर अंदर ब्लीडिंग हो जाए तो उसको हम हेमोरेजिक सिस्ट कहते हैं। यूजुअली ये हेमोरेजिक सिस्ट अपने आप 2-3 महीने में खत्म हो जाती है, बट हाँ कभी कभी हमें कुछ पेन किलर्स या एंटीबायोटिक्स इस टाइप की दवाइयां देनी पड़ती हैं। यूजुअली ये अपने आप सेटल कर जाती है। बहुत रेयर ऐसा हो सकता है कि वो अंदर रप्चर करे और उसकी वजह से अंदर पेट में ब्लीडिंग हो, बट दैट इज नॉट कॉमन। काफी मतलब कम लोगों में ऐसा हो सकता है। जी, आपने सिस्ट के बारे में काफी डिफरेंट बात बताई है जो शायद ज्यादा लोगों को नहीं मालूम होती है। मेरे अगला सवाल ये है कि मेनोपॉज के बाद
महिलाएं कई तरह के हार्मोनल चेंजेस से गुजरती हैं, तो ऐसे में उनको अपनी हेल्थ का ख्याल रखने के लिए क्या करना चाहिए? सो मेनोपॉज के बाद एक तो हमारे जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उनकी शरीर में कमी धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती है। जैसे मेनोपॉज के बाद 2 साल तक नॉर्मली ओवरीज हार्मोन्स देती हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे हार्मोन्स कम हो जाते हैं। तो ये कुछ हार्मोन्स इसमें हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव रहते हैं, लेकिन अगर वो कम हो गए तो वो प्रोटेक्शन खत्म हो गया, तो उसकी वजह से बोन्स की थिनिंग हो सकती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हाई बीपी हो सकता है, प्लस आपका वो एज ग्रुप आ गया जिसमें आपको और मेडिकल प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज वगैरह साथ में उस समय हो सकती है। तो बिकॉज अब आपका एज ग्रुप भी आ गया, आपका जो हार्मोन आपको हेल्प कर रहा था वो भी कम हो गया, तो इसलिए इस समय एक तो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स ईयरली या एटलीस्ट 2 साल में एक बार रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, जिसमें कोई चीज मिस आउट ना हो। उसमें वो पैप्समियर करते हैं, मेमोग्राफी करते हैं, बोन स्कैन करते हैं। जैसे इस एज ग्रुप में थोड़ा ब्रेस्ट कैंसर का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो मैमोग्राफी में वो रूल आउट हो जाता है। तो एक तो हेल्थ चेकअप रेगुलर बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको कभी भी मेनोपॉज में अचानक से ब्लीडिंग, गंदा डिस्चार्ज होने लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, उसको इग्नोर ना करें। थर्ड थिंग, अपनी सेहत का इस समय ज्यादा ख्याल रखें। डाइट अच्छी लें जिसमें कैल्शियम ज्यादा हो, सोया प्रोडक्ट्स हो, मिल्क प्रोडक्ट्स बेसिकली ज्यादा लें, ज्यादा फ्रूट्स, ज्यादा सैलेड्स लें, प्रोटीन प्रोडक्ट्स ज्यादा लें। बाकी रेगुलर कैल्शियम, विटामिन डी और कभी कभी बीच में मल्टीविटामिन लेते रहे। कुछ भी दिक्कत है इस समय आप अपने को इग्नोर मत करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। नॉर्मली स्पेशली हम इंडियन वुमेन की प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी हेल्थ को इग्नोर करते रहते हैं, बट मेनोपॉज के बाद प्लीज डोंट इग्नोर, जल्दी मेडिकल हेल्प ले। जी, सो जिन भी महिलाओं को मेनोपॉज से रिलेटेड कुछ भी अगर आपके मन में सवाल था तो आई एम श्योर डॉक्टर अनीता ने आपके सवालों का जवाब दिया होगा। और सिंस हम लाइव हैं फेसबुक पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट से हम वो सवाल को जरूर पूछेंगे। मीनवाइल मेरा अगला सवाल है डॉक्टर अनीता कि जैसे काफी लोग डिले करते हैं प्रेगनेंसी में या कंसीव करने में। सो अगर हम बात करें 30 साल से ज्यादा उम्र किसी की हो गई है, तो क्या इज इट डिफिकल्ट टू कंसीव आफ्टर अ सर्टेन एज, या क्या वो फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है? तो बेसिकली क्या है, 30 साल के बाद ओवेरियन रिजर्व मतलब एग बनाने की जो क्षमता होती है, एग हमें चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, जरूरी है। तो एग बनाने की क्षमता ओवरीज में 30 साल के बाद धीरे धीरे घटती चली जाती है। 35 साल के बाद काफी तेजी से घटती है, और एग की क्वालिटी भी उसी रेशियो में खराब होती चली जाती है। एग की क्वालिटी का मतलब ये हुआ कि आपके एग तो बन रहे हैं पर उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है कि हेल्दी प्रेगनेंसी उससे हो पाए। तो पहले तो हम इस बात को काफी स्ट्रांगली कहते थे कि भाई फर्स्ट प्रेगनेंसी 30 इयर्स के पहले कर ही लेनी चाहिए। आजकल नहीं कह पाते क्योंकि वैसे ही थोड़ा सा ट्रेंड हो गया है लेट मैरिजेस का, प्लस लड़कियां जॉब्स कर रही होती हैं, तो कई बार ये 32, 33, 35 पे ही वो शादी करती हैं। तो बेसिकली 30 इयर्स अगर आपका क्रॉस हो रहा है और आपको लगता है उसके बाद आप प्रेगनेंसी उसके बाद ही कर पाएंगे प्लान, तो एक बार ही डॉक्टर को मिल लेना चाहिए। आपके जो भी टेस्ट रिक्वायर्ड हैं, जिसमें एक हम एंटी मोलेरियल हार्मोन करके ब्लड टेस्ट होता है वो करते हैं, उससे एक आइडिया लगता है कि क्या है ओवरी के एग्स की क्वालिटी, कितना बन सकते हैं, उसका एक आइडिया लगता है। प्लस अल्ट्रासाउंड से भी हमें आइडिया लगता है कि ओवरीज की क्षमता क्या है, कितने एग बना रहे हैं, क्या हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत लेट कभी प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, लेटेस्ट से लेट 30s या अर्ली 40s में, तो आजकल एक ऑप्शन आ गया है कि आप अपने एग्स को फ्रीज करा लें। उसमें आपके जब अच्छी क्वालिटी के एग्स हैं उसी टाइम उनको पिकअप करके फ्रीज कर लिया जाता है, फिर आप जब चाहते हैं उसको प्रेगनेंसी के लिए आईवीएफ के द्वारा यूज करा जा सकता है। जी, आपने जैसे एग्स फ्रीज कराने की बात कही, तो आप उसके बारे में आप ज्यादा बता सकती हैं कि क्या ये क्योंकि आम धारणा है कि काफी एक्सपेंसिव होता है, क्या हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है, और इसका क्या प्रोसीजर होता है? पहली एक आपने बात प्राइसिंग की करी, उस पर तो मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगी क्योंकि कई सेंटर्स हैं, अपने हिसाब से प्राइसिंग होती है, वो तो इंडिविजुअली आप जो भी जना है फाइंड आउट कर सकता है। प्रोसीजर में बता सकती हूँ आपको। प्रोसीजर में ये होता है कि इंजेक्शन के द्वारा ओवरी को बूस्ट दिया जाता है, जिससे कि बहुत सारे एग्स को ओवरी प्रोड्यूस करती है। उसके बाद अंडर एनेस्थीसिया उन एग्स को पिकअप कर लिया जाता है और उसको फ्रीज कर दिया जाता है। सो बेसिकली एक पार्ट ऑफ आईवीएफ है।
कोई जना अगर डायरेक्टली आईवीएफ में जा रहा है तो भी यही प्रोसेस होती है। उसके बाद हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ में उसका एम्ब्रियो बना के उसको इंजेक्ट तभी कर दिया जाता है। लेकिन जो एग्स को फ्रीज करना चाह रहे हैं उनका बस यहाँ पे प्रोसेस रुक जाता है, बाकी प्रोसेस जब वो डिजायर करते हैं तब कंप्लीट होता है। जी, ओके। मेरा अगला सवाल है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। उसके बारे में आप बता सकती हैं कि क्या होता है? तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, ओवरी का इशू है ये। ओवरीज में अगर एग बनाने की जो प्रक्रिया है वो जब डिफेक्टिव होने लगती है तो उसमें एग्स नहीं बन पाते हैं। एग बनने की प्रक्रिया शुरू होती है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाती, तो छोटे छोटे सिस्ट टाइप के ओवरी में बनते चले जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम रखा गया। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से आपकी साइकिल्स डिस्टर्ब होती हैं, वेट गेन हो सकता है, फेशियल हेयर आता है, हेयर फॉल होता है, एक्नी होता है। कभी कभी ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है तो आपको डायबिटीज टाइप की दिक्कतें आती हैं। सो उसमें फिर ये पूरी बॉडी के सिस्टम्स धीरे धीरे इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब आप उसको कहते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया। सिंपल पॉलिसिस्टिक ओवरीज में आपको इरेगुलर साइकिल्स, डिलेड साइकिल्स हैं, बाकी चीजें जो मैंने आपको बताई वो जैसे वेट गेन, हेयर फॉल, ये सब होता है। एंड आजकल जो मेन चीज है इसको लाइफस्टाइल डिजीज में इंक्लूड करने लगे हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिनका लाइफस्टाइल खराब है, मान लीजिए स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, जंक फूड बहुत लेते हैं, लेट नाइट्स रहती हैं, कम सो पाए, ठीक से एक्सरसाइज नहीं करी, तो उन लोगों में इसकी ज्यादा परसेंटेज देखी गई है। So you have to correct your lifestyle along with the जो भी आपको मेडिसिन दी जाएंगी उसके साथ। जी डॉक्टर अनीता, जैसे कि मैम ने हमें बताया कि कैसे पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या होता है और उससे रिलेटेड जो आपके सवाल थे जो आपने हमें पहले से बताए हुए थे कि हमें पूछने हैं, तो आई एम श्योर उनको ये जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल है मेरा डॉक्टर अनीता कि काफी लोग यूटीआई से पीड़ित, यूटीआई की समस्या से जूझ रहे होते हैं, विच इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सो इसके क्या कॉजेज हैं और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं इसको क्योर करने के? तो पहले तो यूटीआई वर्ड को समझ ले। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मतलब हो गया कि यूरिन में इन्फेक्शन होना। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है आपका खाली यूरिन के पैसेज में हो, यूरिनरी ब्लैडर में हो, या ऊपर किडनी से आ रहा हो। आमतौर पे जो हम यूटीआई वर्ड को यूज करते हैं उसका मतलब ये होता है यूरिन पास करने के टाइम में आपको बर्निंग हो रही है या पेन हो रहा है, उसको यूटीआई कहा जाता है। सबसे कॉमन रीजन है इसमें यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, जिसका कि कोई जरूरी नहीं कोई कारण हमें मिले। जैसे बॉडी में और इन्फेक्शंस होते हैं, मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी खराब है तो हो सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट तो हम यूरिन कल्चर करते हैं, हम एग्जैक्टली बैक्टीरिया वगैरह कौन सा है पता लग जाता है और हम एंटीबायोटिक से ट्रीट कर देते हैं। बट और जो कारण किसी में हो सकते हैं, मान लीजिए कोई जना डायबिटिक है तो उसको टेंडेंसी है इन्फेक्शन होने की, उसमें ज्यादा यूटीआई देखा गया है। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन किसी का बहुत खराब है, या अगेन योर लाइफस्टाइल इज बैड, आप बहुत अल्कोहल लेते हैं, पानी बहुत कम लेते हैं, तो आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन भी एक मीडिया देता है जिसमें बैक्टीरिया जल्दी से ग्रो कर सकता है। सो उसमें भी यूटीआई ज्यादातर हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी वजाना का जो फंगस इन्फेक्शन है वो भी यूटीआई कर सकता है। सो मोटे तौर पे हमें यूटीआई का कारण ढूंढना पड़ता है एंड उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ता है। जी, मैम मेरा अगला सवाल है कि वजाइनल डिस्चार्ज के क्या कारण होते हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? सो वजाइनल डिस्चार्ज का सबसे कॉमन कारण है वजाइना में ही इन्फेक्शन होना, जो कि बैक्टीरियल हो सकता है या फंगस का हो सकता है या मिक्स्ड टाइप का हो सकता है। वो तो जो आप डिस्चार्ज का डिस्क्रिप्शन देते हैं और हम फिर एग्जामिन करते हैं वजाइना को, उससे हमें समझ आ जाता है किस तरह का इन्फेक्शन है, तो उसको हम लोकल गोलियां वहाँ पे इंसर्ट करने की देते हैं या ऑइंटमेंट देते हैं और साथ में थोड़ी खाने की टैबलेट्स देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। बट कभी कभी कारण वजाइना में ना होके ऊपर होता है, जैसे यूट्रस के माउथ पे हो, यूट्रस के माउथ पे अगर घाव है जिसको हम सर्वाइकल इरोजन बोलते हैं अपनी भाषा में, उसमें भी डिस्चार्ज होता है। उसका टाइप डिफरेंट होता है, वो वाटरी टाइप का होता है। उसका ट्रीटमेंट दवाइयों से भी हो सकता है या कभी कभी इलेक्ट्रोकॉटरी, क्रायोकॉटरी से होता है। इसके अलावा कभी कभी और ऊपर से आपको दिक्कत आ रही है कि यूट्रस के अंदर पॉलिप है, कुछ फाइब्रॉइड है, उसके कारण से डिस्चार्ज हो रहा है, सो उसको फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ता है। उसमें यूजुअली हमें सर्जरी करनी पड़ सकती है। एंड अगेन अगर आपका पर्सनल हाइजीन खराब है, आप डायबिटिक हो, तो आपको
सब तरह के वेजाइनल डिस्चार्जेस बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, लो इम्यूनिटी ज्यादा होता है। अकॉर्डिंगली हमें पूरा देखना है कि बॉडी भी ट्रीट करनी है, अगर मान लीजिए डायबिटीज है तो उसको भी ट्रीट करना है, किसी को पर्सनली एडवाइस देनी है हाइजीन की, वो भी देनी पड़ती है। जी, आपने अभी पैप्समियर टेस्ट का जिक्र किया था, तो वो भी इसमें यूजफुल हो सकता है अगर हर 6 मंथ्स, या आप क्या रिकमेंड करते हैं कितने टाइम बाद आपको ये कराना चाहिए एक एज के बाद, सो दैट आपको अगर कोई इन्फेक्शन या जो भी डिजीज हो रही है तो उसका पता चल जाए टाइम रहते? तो वजाइनल डिस्चार्ज में अगर वजाइना में इन्फेक्शन नहीं है, ऊपर से आ रहा है, तो उसमें पैप्समियर का डेफिनेट रोल है, कई बार उसी से हमें कारण मिल जाता है। और जो आप फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हो 35 इयर्स से पहले, तो जैसे 5 साल में अगर कुछ नहीं आपके आ रहा, नॉर्मल आ रहा है, तो आप 5 इयर्स में एक बार करा सकते हैं। उसके बाद एवरी 2 इयर्स हम नॉर्मली सजेस्ट करते हैं, बट अगर उसमें कोई प्रॉब्लम मिल रही है तो अकॉर्डिंगली उसकी फ्रीक्वेंसी हम डिसाइड करते हैं कि 6 मंथ्स में करना है या ईयरली करना है, या कभी कभी हम 6 वीक्स में भी रिपीट करा के देखते हैं ट्रीटमेंट देके। सो डिपेंड करता है कि आपके पैप्समियर की फाइंडिंग। जी, सो एक सवाल आ रहा है जो हमारे फेसबुक पे एक यूजर पूछ रहे हैं कि जैसे मेंस्ट्रुएशन की साइकिल 28 डेज सुनी हुई है, मानी जाती है, so she's her cycle is of 22 days, so is it concerning? क्या उसके लिए उनको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के पास? अगर इनकी शुरू से, जब से इनको मेंसेस स्टार्ट हुए थे तभी से इनकी 22 डेज की है और वो 22 डेज पे ही रहती है हमेशा से, तो वो नॉर्मल भी हो सकती है उसके लिए। बट वो मान लीजिए अब हो गया है डेवलपमेंट कि पहले तो ठीक थी 28 डेज की और अब शॉर्ट होने लग गई है, तो फिर तो उसमें डेफिनेट कॉज होगा कोई। बट हाँ, किसी की शॉर्ट साइकिल्स अगर हैं तो एक बार चेकअप तो करा लेना चाहिए कि ठीक है कि नहीं। उसमें ओव्यूलेशन वगैरह की प्रक्रिया की जो टाइमिंग होती है ना, वो डिफरेंट होती है बाकी साइकिल से। तो जब प्रेगनेंसी वगैरह प्लान करेंगे तो उस समय उसका महत्व आएगा साइकिल की ड्यूरेशन का। मैम, एक सवाल हमारा ये आ रहा है कि राकेश शर्मा हमसे पूछ रहे हैं कि महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम भी काफी आम है, तो ये क्या प्रॉब्लम है कि दिस इज अ नॉर्मल डिस्चार्ज? नहीं, वाइट डिस्चार्ज अगर इतना है कि सिर्फ आपको लगता है कि माइल्ड वेटनेस है, बहुत ज्यादा नहीं, और आपके कपड़े नहीं खराब होते, आपको खुजली नहीं होती है, उसकी वजह से कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, तो वो नॉर्मल हो सकता है। क्योंकि नॉर्मली ओवुलेशन के टाइम में या मेंसेस से थोड़ा पहले थोड़ा सा बॉडी का डिस्चार्ज, आई मीन वजाइना में जो सर्वाइकल डिस्चार्ज है वो बढ़ता है, वो नॉर्मल होता है। सो मेन बात ये है कि अगर वो डिस्चार्ज इतना ज्यादा है कि आपको हर समय बहुत गीलापन लग रहा है या आपके कपड़े खराब हो रहे हैं या खुजली हो रही है, तब वो नॉर्मल नहीं है। जी, सो मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगी अपने यूजर का, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। सो मैम, आप टिप्स दीजिए कि कोई अगर वुमेन है, हेल्दी वुमेन है, पोस्ट 30 की एज के बाद, क्या उनको रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए फ्रॉम अ गायनेकोलॉजिस्ट? 30 के बाद एक बार चेकअप तो कराना चाहिए, स्पेशली अगर आपको कोई भी एबनॉर्मलिटी है, जैसे पीरियड्स की प्रॉब्लम है या डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा जल्दी करा लेना चाहिए। अदरवाइज 30 एंड 35 इयर्स के बीच में एक हेल्थ चेकअप इज अ मस्ट। मैं हेल्थ चेकअप इसलिए बोल रही हूँ, खाली गायनी चेकअप नहीं, पूरा हेल्थ चेकअप, विच मीन्स कि आपके बॉडी के सारे सिस्टम्स एक बारी देख ले जाते हैं, वो कर लेना चाहिए 30 और 35 के बीच में एक बारी। फिर उसकी जो फाइंडिंग होती है उसके हिसाब से आगे आपको कब नेक्स्ट करना है ये डिसीजन लिया जा सकता है। सो सवाल हमारे पास बहुत है और समय की पाबंदी है, सो ये वीडियो हम अपने फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी पोस्ट करेंगे इस सेशन के बाद। सो जिनके पास और भी सवाल हैं, सो डू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स, और हम कोशिश करेंगे कि हम अपने एक्सपर्ट के साथ उसके जवाब लेकर आप तक जरूर पहुंचाएं। सो आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर अनीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की है, जितनी भी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज जो फेस कर रहे हैं या जिनके मन में कुछ जो भी सवाल थे, सो आई एम श्योर उनको अपने सवालों का जवाब मिल चुका होगा। So I think it's time to wind up this session. Thank you so much everybody for joining, and thank you so much Ruhi as well to cooperate with us. So thank you so much.